Hello friends, welcome to another video tutorial from कमल धारियाल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट पैरासाइट जो कि ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करता है, जिसका नाम है हाइमेनोलेपिस नाना। कॉमनली इसको ड्वार्फ टेपवर्म के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एक टेपवर्म है जो कि ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करता है। तो इसको ड्वार्फ टेपवर्म क्यों बोला जाता है, इस पॉइंट पे भी हम आगे बात करेंगे। और इससे रिलेटेड यानी कि इसकी लाइफ साइकिल, इसकी पैथोजेनेसिस और इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और इसके ट्रीटमेंट के ऊपर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, इन सब पॉइंट्स पे बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं इसके साइंटिफिक क्लासिफिकेशन पे, यानी कि किस तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है। दोस्तों, ये जो पैरासाइट है हाइमेनोलेपिस नाना, ये किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है। फाइलम है इसका प्लेटीहेल्मिन्थीस और क्लास है सिस्टोडा और ऑर्डर साइक्लोफाइलिडिया ऑर्डर से बिलोंग करता है। फैमिली इसकी है हाइमेनोलेपिडिडी और जीनस इसका है यानी कि जेनरा है हाइमेनोलेपिस। स्पीसीज आपको पता है नाना इसकी स्पीसीज है। तो ये तो है इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। और आगे हम इसकी लाइफ साइकिल, इसकी पैथोजेनेसिस और इसका क्या ट्रीटमेंट है, उन सब पॉइंट्स पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसको ड्वार्फ टेपवर्म क्यों बोला जाता है। जैसा कि दोस्तों इसमें लिखा गया है, देखिए, इट इज द स्मॉलेस्ट टेपवर्म इन्फेक्टिंग ह्यूमंस। ह्यूमन बींग को इन्फेक्ट करने वाला ये सबसे छोटा टेपवर्म है, इसीलिए इसको बोला जाता है ड्वार्फ टेपवर्म। जैसे कि देखिए, आप नाम से ही क्लियर है, हाइमेनोलेपिस नाना। हाइमेन, इसको अगर हम तोड़ दें इस वर्ड को, तो हाइमेन मीन्स होता है मेम्ब्रेन। हाइमेन मीन्स मेम्ब्रेन। और लेपिस का मतलब होता है, लेपिस मीन्स कवरिंग। और नाना मीन्स छोटा, सबसे छोटा। नाना का मतलब होता है ड्वार्फ या स्मॉल, हम इसको बोल सकते हैं ड्वार्फ। गॉट इट। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि इसका जो एग होता है, हाइमेनोलेपिस नाना का जो एग होता है, वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। गॉट इट। इसीलिए इसको बोलते हैं हाइमेनोलेपिस, यानी कि एक मेम्ब्रेन से कवर्ड एग इसका रहता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हाइमेनोलेपिस। और नाना का मतलब है छोटा, क्योंकि ये जो टेपवर्म है बहुत छोटा है। माइक्रोस्कोपिकली जब इसको ऑब्जर्व किया गया, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था एक जर्मन फिजिशियन थे, थियोडोर बिलहर्ज। 1857 में सबसे पहले इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो ये सबसे छोटा पैरासाइट था, टेपवर्म था, जो ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करता है। और इसके एग को जब ऑब्जर्व किया गया, तो इसमें देखा गया कि इसका एग कवर्ड रहता है एक कवरिंग से, एक मेम्ब्रेन से वो कवर्ड रहता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हाइमेनोलेपिस नाना। थियोडोर बिलहर्ज, जो कि एक जर्मन फिजिशियन थे, उन्होंने 1857 में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। इट इन्फेक्ट्स नॉट ओनली ह्यूमंस बट ऑल्सो रोडेंट्स सच एज माइस एंड रैट्स। ह्यूमन बींग्स के अलावा ये कुछ रोडेंट्स को भी इन्फेक्ट करता है, जैसे कि माइस है और रैट्स है। दोस्तों, अगर इसके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए, तो वैसे तो ये पैरासाइट वर्ल्ड वाइड में आपका इसकी प्रिवेलेंस या इसकी इंसिडेंस जो रहती है वर्ल्ड वाइड में रहती है। ऑल ओवर वर्ल्ड में ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। लेकिन ऐसी एरिया पे, कैसी एरिया, टेम्परेट एरियाज पे, यानी कि जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ऐसी एरियाज पे इसकी इंसिडेंस ज़्यादा देखने को मिलती है। किन में? चिल्ड्रन में इसका जो इंसिडेंस का रेट है वो हायर रहता है टेम्परेट एरियाज में। और ऐसी एरिया पे जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस चलते हैं, यानी कि स्कूल्स में या कॉलेजेस में, जहाँ पे ग्रुप्स में बच्चे प्रेजेंट रहते हैं, ऐसी एरिया पे इसके इन्फेक्शन स्प्रेड होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और दूसरा, ऐसी एरिया पे जहाँ पे लोग पुअर हाइजेनिक होते हैं, यानी कि हाइजीन्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करते लोग, ज़्यादा गंदगी वाली एरिया पे रहते हैं और
बहुत ज़्यादा सफाई नहीं वो अपने आसपास रखते, ऐसी जगह पर इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो ऐसी जगह पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। दोस्तों अब बात करते हैं इसके हैबिटेट की, कि ह्यूमन बींग्स में ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। गॉट इट। इन ह्यूमन बींग्स द एडल्ट वर्म आर फाउंड इन द अपर 2/3 ऑफ द इलियम। इलियम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फाइनल सेक्शन रहता है इलियम, उसके अपर 2/3 पार्ट में ये प्रेजेंट रहता है ह्यूमन बींग्स में। और अगर रोडेंट्स की बात करें, माइस, रैट्स, इनमें अगर बात करें तो इलियम के पोस्टीरियर पार्ट में ये आपका प्रेजेंट रहता है। गॉट इट। यानी कि इन्फेक्टेड रोडेंट्स के और ह्यूमन बींग्स में भी इन्फेक्टेड ह्यूमन बींग्स में। गॉट इट। और मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें तो दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करता है, एक तो एडल्ट फॉर्म और दूसरा रहता है एग फॉर्म में। दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है, एक तो एडल्ट फॉर्म और दूसरा एग। एडल्ट फॉर्म की अगर बात करें तो एडल्ट वॉर्म भी आपका, इसका एडल्ट वॉर्म बाकी जो आपके टेपवॉर्म रहते हैं उन्हीं की तरह ये एडल्ट वॉर्म रहता है, लेकिन साइज थोड़ा सा छोटा रहता है इसका। 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ रहती है और 1 मिलीमीटर डायमीटर का रहता है इसका एडल्ट वॉर्म। बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसको ड्वार्फ टेपवॉर्म भी बोला जाता है। तो बाकी जो टेपवॉर्म होते हैं उन्हीं की तरह जो एडल्ट वॉर्म है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, यानी कि 3 पार्ट्स उसके रहते हैं, स्कॉलेक्स, नेक और स्ट्रोबिला। स्कॉलेक्स को अगर आप देखेंगे तो इस तरह से आप ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। इसमें क्या रहता है कि 4 आपके सकर्स प्रेजेंट रहते हैं कप शेप के, आप देख रहे होंगे 4 इसमें क्या प्रेजेंट है, सकर्स इसमें प्रेजेंट है, ये आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 कप शेप के। और यहां पे आप देख रहे होंगे इसके टॉप में रोस्टेलम में अराउंड 20 to 30 हुकलेट्स इसमें प्रेजेंट है, जिनकी हेल्प से ये इंटेस्टिनल वॉल्स पे क्या करता है, अटैचमेंट का काम करता है इन हुकलेट्स की हेल्प से। गॉट इट। तो इस तरह से इसका क्या रहता है, ये आपका स्कॉलेक्स है। उसके बाद नीचे आप जो ये पोर्शन देख रहे हैं, दिस इज द नेक। और स्ट्रोबिला की अगर बात करें तो स्ट्रोबिला सबसे लास्ट का पोर्शन रहता है। इस तरह से स्ट्रोबिला इसमें प्रेजेंट रहते हैं, प्रोग्लोटिड्स भी इनको बोलते हैं। तो अराउंड 200 प्रोग्लोटिड्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। और हर एक अगर आप प्रोग्लोटिड की बात करें तो एक प्रोग्लोटिड आपका अराउंड 0.15 to 0.3 mm लेंथ का रहता है। गॉट इट। और उसके डायमीटर की अगर बात करें यानी कि विड्थ की अगर बात करें तो 0.8 to अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर इसकी विड्थ रहती है। गॉट इट। प्रोग्लोटिड की। और इसमें क्या होता है, इन प्रोग्लोटिड्स में बहुत सारे एग्स बनते हैं। गॉट इट। एग्स बनते हैं और इन्हीं में क्या होते हैं, इसमें एक ट्रांसवर्स यूट्रस भी प्रेजेंट रहता है जो कि लोबुलेट रहता है। ट्रांसवर्स यूट्रस प्रेजेंट रहता है और टेस्टिस, राउंड शेप की टेस्टिस रहती हैं और 3 इन नंबर होती हैं। 3 टेस्टिस प्रेजेंट रहती हैं और राउंड शेप की होती हैं। गॉट इट। और इसी में क्या बनते हैं, आपकी प्रोग्लोटिड्स में ही बहुत सारे एक्स इसमें बनते हैं। तो दोस्तों अगर ह्यूमन बींग्स में बात की जाए कि इसका लोड कितना हो सकता है, तो एक इन्फेक्टेड ह्यूमन बींग्स में अराउंड 1000 to 8000 एडल्ट टेपवॉर्म, यानी कि एडल्ट टेपवॉर्म किसका, हाइमेनोलेपिस नाना का प्रेजेंट हो सकता है इन्फेक्टेड पर्सन में। गॉट इट। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी दूसरी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म की, जो कि है एग। एग की अगर बात करें तो एग स्फेरिकल या ओवल शेप के रहते हैं और 30 to 40 माइक्रोमीटर डायमीटर में ये रहते हैं। दूसरी चीज ये कि एग का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें 2 मेम्ब्रेन रहती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन, आउटर सेल जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, हाइमेनोलेपिस नाना बोलते हैं, क्योंकि हाइमेनोलेपिस का मतलब है कि आउटर कवरिंग। गॉट इट। मेम्ब्रेन कवरिंग। तो यही इसकी क्या है, आउटर शेल है, जिसकी वजह से इसको इस नाम से जाना जाता है। दूसरी इनर मेम्ब्रेन,
इनर मेम्ब्रेन, जिसको एम्ब्रियोफोर भी बोला जाता है, जो कि इसके एम्ब्रियो को कवर कर रही है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इस एम्ब्रियोफोर के अंदर हेक्साकेंथ एम्ब्रियो इसमें प्रेजेंट है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोस्फेयर भी इसको बोलते हैं, ऑन्कोस्फेयर भी इसको बोला जाता है, हेक्साकेंथ एम्ब्रियो। गॉट इट। तो इस हेक्साकेंथ एम्ब्रियो को एक इनर कवरिंग, जिसको हम इनर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, वो इसको कवर कर रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो फोर इसको बोला जाता है। गॉट इट। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है। और इन दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो आप ये ग्रेन्यूल, रेड कलर के जो ग्रेन्यूल्स देख रहे हैं, रेड कलर से मैंने इनको दिखाया, यहाँ पे होते नहीं है रेड कलर के। गॉट इट। तो ये जो ग्रेन्यूल्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या हैं, ये इसके यॉक ग्रेन्यूल्स हैं। दीज आर द यॉक ग्रेन्यूल्स, जो कि इन दोनों कवरिंग्स के, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं यॉक ग्रेन्यूल्स। और दोस्तों, जो इस हाइमेनोलेपिस नाना के जो एग्स होते हैं वो नॉन बाइल स्टेन्ड होते हैं, यानी कि बाइल से आप इनको स्टेन नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये फ्लोट करते हैं, यानी कि ये सेटल डाउन नहीं होते, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, छोटे साइज के होते हैं, इसीलिए ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट में ऊपर ही क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी के ये रहते हैं। तो इस तरह से इसकी जो दूसरी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है, एग है, वो इसकी एग्जिस्ट करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की, हाइमेनोलेपिस नाना के लाइफ साइकिल की। दोस्तों, अदर टेपवॉर्म से अगर हम इसकी लाइफ साइकिल को कंपेयर करें तो अदर टेपवॉर्म्स में आपने देखा होगा कि लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इनको दो होस्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो डेफिनेटिव होस्ट, दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट। लेकिन हाइमेनोलेपिस नाना सिर्फ ओनली ये एक पैरासाइट है, एक टेपवॉर्म है, पूरे टेपवॉर्म्स में यही एक ऐसा टेपवॉर्म है जिसको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही होस्ट में ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। तो मैन इज ओनली द होस्ट टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल ऑफ द हाइमेनोलेपिस नाना। गॉट इट। तो एक ही पर्सन में, एक ही होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो अगर इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो दो तरह से ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है। एक तो सिर्फ मैन में, जिसमें हमने बोला कि एक ही होस्ट की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ मैन में ही अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। दूसरी, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लाइफ साइकिल, उसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट साइकिल, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट साइकिल। और दूसरा रहता है इनडायरेक्ट साइकिल। इनडायरेक्ट में इसको एक इंटरमीडिएट होस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ऐसा ये जो दूसरी साइकिल है, इनडायरेक्ट जो साइकिल है, वो रेयरली ही देखने को मिलती है, अदरवाइज जो डायरेक्ट साइकिल है वो ज्यादा रन करती है। तो इनडायरेक्ट साइकिल में क्या होता है कि इसको एक इंटरमीडिएट होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें इंटरमीडिएट होस्ट या तो कोई बीटल्स होते हैं या फिर कोई फ्लीज होती हैं। बीटल्स या फिर फ्लीज इसमें इसकी हेल्प करती हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट साइकिल की बात करें तो मैन इज ओनली द होस्ट। तो यहां पे हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी डायरेक्ट लाइफ साइकिल की, जो कि ये मैन या ह्यूमंस में कंप्लीट करता है। तो आप देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स के लिए इसकी जो एग फॉर्म है, एग जो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है इसकी, यही ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या है, इन्फेक्टिव फॉर्म है। तो ह्यूमन बीइंग्स जो है इससे इन्फेक्ट होते हैं किसके थ्रू, कंटामिनेटेड फूड या फिर कंटामिनेटेड वाटर इनटेक करने से। ऐसा फूड जो कि इसके एग से कंटामिनेटेड हो या ऐसा वाटर जो इसके एग से कंटामिनेटेड हो, ऐसा फूड या ऐसा वाटर इनटेक करने से ये इसके एग्स जो है हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से होते हुए, यानी कि माउथ से होते हुए, आपके इसोफेगस, स्टमक से होते हुए इंटेस्टीन्स पे पहुंच जाती है। और इंटेस्टीन्स पे जो इनका हैबिटेट है वो कहां पे, स्मॉल इंटेस्टीन्स पे। स्मॉल इंटेस्टीन्स पे भी अपर 2/3 पार्ट ऑफ द इलियम, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टीन्स का फाइनल सेक्शन रहता है इलियम, वहां पे ये क्या करते हैं, वहां पे जाके ये अटैच हो जाते हैं। वहां पे ये एग क्या होते हैं,
चले जाते हैं। तो एग जैसे ही वहां पे पहुंचा तो सबसे पहले ये एग क्या होगा, ये हैच आउट होगा वहां पे पहुंच के। गॉट इट। ये जो हेक्साकेंथ एग आपका है, हेक्साकेंथ एम्ब्रियो जो ऑन्कोस्फेयर यहाँ पे है, हेक्साकेंथ ऑन्कोस्फेयर, ये जब वहां पहुंचेगा तो ये क्या होगा, सबसे पहले हैच आउट होगा। हैच आउट होके ये क्या बना देता है, सिस्टिसर्कॉइड फॉर्म को डेवलप कर देता है। सिस्टिसर्कॉइड फॉर्म हमारी कहां अटैच हो जाती है, ये अटैच हो जाती है इंटेस्टिनल विलस पे। विलाई आपने देखे होंगे, आपने अगर एनाटॉमी का ठीक से स्टडी किया है तो इंटेस्टाइन्स पे आप देखते हैं तो इस तरह से विलाई रहते हैं, ये विलाय रहते हैं। यहाँ पे इंटेस्टिनल ल्यूमेन है, गॉट इट, और यहाँ पे ये विलाय रहती है, ये इसके माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहते हैं, ये विलस होते हैं, ठीक है। तो इन विलस पे जाके क्या हो जाता है आपका ये सिस्टिसर्कॉइड बन जाते हैं, ठीक है। इन विलाइस पे आप हमारे क्या बन जाते हैं, इसके सिस्टिसर्कॉइड बन जाते हैं। तो बाद में जाके फिर क्या होता है, जब ये सिस्टिसर्कॉइड कंप्लीटली मेच्योर हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो इस ये विलाय को, इंटेस्टिनल विलाई को कंप्लीटली क्या कर देता है, रप्चर कर देता है। तो जब ये रप्चर हो जाती है तो रप्चर होके ये जो सिस्टिसर्कॉइड बने हुए हैं, ये सिस्टिसर्कॉइड कहां आ जाते हैं, इंटेस्टिनल ल्यूमेन में आ जाते हैं। गॉट इट। इंटेस्टिनल ल्यूमेन में आने के बाद फिर क्या होता है, ये आपका सिस्टिसर्कॉइड आपका डेवलप हो जाता है किसमें, ये इस तरह से ये सकर्स बन जाते हैं इसमें, लाइक दैट, ठीक है। ये आपका स्ट्रोबिला आपका ये स्कॉलेक्स आपकी डेवलप हो जाती है। तो स्कॉलेक्स में आपको पता है कि क्या है, ये हुकलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं और ये सकर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी हेल्प से ये जितने भी स्कॉलेक्स बने हुए हैं वो सब अदर विलाइस पे जाके, अदर विलाई पे जाके, यानी कि जो इंटेस्टिनल विलाई हैं उन पे जाके क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। गॉट इट। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये सकर्स आपके, ये स्कॉलेक्स आपका बन के फिर किस में डेवलप हो जाता है, एक एडल्ट फॉर्म में डेवलप ये हो जाता है। तो इस फॉर्म से इसको एडल्ट फॉर्म में डेवलप होने में अराउंड 2 to 3 वीक्स का टाइम इसको लग जाता है। वैसे 2 वीक्स में ये डेवलप हो गया, एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो एडल्ट फॉर्म अब वहां पे आपका बन गया, कहां पे, इंटेस्टीन पे, स्मॉल इंटेस्टीन पे, यानी कि अपर 2/3 पार्ट ऑफ द इलियम पे ये आपका एडल्ट फॉर्म वहां पे रहते हैं। अब ये क्या करते हैं, एडल्ट फॉर्म, फिर इसको थोड़ा टाइम लगता है, इसको धीरे धीरे फिर ये प्रोग्लोटिड्स का डेवलपमेंट होना इसमें शुरू होता है, यानी कि जो स्ट्रोबिला हमारे जो एंड पोर्शन है इसका, इस तरह से ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जब ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स बनते हैं, फिर समय के साथ साथ ये ग्रेजुअली मेच्योर होते रहते हैं, और मेच्योरिटी के साथ साथ इनमें क्या बनते रहते हैं, इनमें एक्स का डेवलपमेंट होता रहता है। तो ये अंदर जो आप देख रहे हैं, ये हर ग्रेविड प्रोग्लोटिड में क्या बन जाते हैं, एक्स का डेवलपमेंट हो जाता है। तो फिर क्या होता है, जब मेच्योर हो जाते हैं ये एक्स, जब आपके मेच्योर हो जाते हैं, फिर ये कहां आ जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। मेच्योर एक्स आपके बाहर निकल आते हैं और फिसिस के थ्रू ये कहां हो जाते हैं, बाहर पास आउट हो जाते हैं। यानी कि जब हम स्टूल पास कर रहे हैं, फिसिस पास कर रहा है ह्यूमन बीइंग, इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग, तो फिर उसके माध्यम से कहा जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये एग आपका आ जाता है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फिर जैसे फिर क्या होगा कि उन्हीं एग से अगर हमारा कोई फूड मटेरियल या वाटर जो हम इनटेक कर रहे हैं वो अगर उस एग से इन्फेक्टेड है, तो फर्दर फिर ये ह्यूमन बींग्स में आपका एंटर कर जाएगा। तो इसी तरह साइकिल इसकी रिपीट होते रहती है। गॉट इट। तो ह्यूमन बींग या तो जो एग्स हैं उनसे इन्फेक्ट होगा, या कभी कभी क्या होता है कि फीसिस में जो मेच्योर ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स हैं वही आपके कंप्लीटली आ जाते हैं, तो उससे भी ह्यूमन बींग आपका इन्फेक्ट हो सकता है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि सीवियर इन्फेक्शन के केस में ये एग आपके वहीं स्टमक इंटेस्टीन्स में ही आपके हैच आउट होके बाहर आ जाते हैं, और फिर अगेन फिर ये साइकिल वहीं आपकी लाइक दैट रन करते रहती है। तो ऐसा होता है ऑटो इन्फेक्शन के केस में। इसको क्या बोलेंगे, ऑटो इन्फेक्शन, यानी कि एग बाहर आया ही नहीं, अंदर ही अंदर क्या हुआ, अगेन आपके जो मेच्योर प्रोग्लोटिड्स है जिनमें एग्स बने हुए थे, तो वहीं पे आपका क्या हो गया, एग मेच्योर होके बाहर आ गया, और उस एग ने अगेन आपके इंटेस्टीन्स में
क्या कर दिया, इंटेस्टिनल विलाई पे चला गया और सिस्टिक सर्कॉइड बना दिए। सिस्टिक सर्कॉइड बाद में जाके एडल्ट वॉर्म में कन्वर्ट हो गया और इन्फेक्शन इसी तरह से चलता रहता है। तो उस केस को हम बोलते हैं ऑटो इन्फेक्शन। वहां पे एक्सटर्नल एनवायरमेंट में भी नहीं आए, अंदर ही अंदर ह्यूमन बीइंग क्या हो गया, इन्फेक्ट हो गया। तो उस केस को हम बोलते हैं ऑटो इन्फेक्शन। गॉट इट। तो इस तरह से ये जो डायरेक्ट साइकिल है वो रन करती है हाइमेनोलेपिस नाना की। दूसरा, अगर हम इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल की बात करें तो ऐसा रेयरली होता है कि जब बीटल्स या कुछ ऐसे फ्लीज हैं, ट्राइबोलियम स्पीसीज के बीटल्स, जेनेरा ट्राइबोलियम स्पीसीज के बीटल्स या फिर फ्लीज, बेसिकली जीनोप्सिला जियोपिस, ये जो फ्लीज रहती हैं या फिर ट्राइबोलियम स्पीसीज के बीटल्स, ये कभी कभी क्या करते हैं कि हाइमेनोलेपिस नाना के एग्स को इनटेक कर लेते हैं, इंगेस्ट कर लेते हैं। तो जब ये एग उनके डाइजेस्टिव गट पे पहुंचता है, यानी कि गट ल्यूमन पे पहुंचता है, तो वहां पे आके इसके जो ऑन्कोस्फेयर है वो हैच आउट होता है। ऑन्कोस्फेयर, क्योंकि वहां पे क्या है, गट ल्यूमन में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, वो एंजाइम्स क्या करते हैं, इसको हैच आउट कर देते हैं, आउटर कवरिंग को ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसके आउटर शेल को, और वहां से ऑन्कोस्फेयर हैच आउट होके बाहर चला जाता है, गट ल्यूमन में चला जाता है। गॉट इट। तो वहां पे आके फिर ये क्या होता है, डेवलप होता है, इंटेस्टाइन में जाके डेवलप होता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिस्टिक सर्कॉइड लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। गॉट इट। तो अब इस इन्फेक्टेड बीटल या इन्फेक्टेड फ्लीज को एक्सीडेंटली, अगर कभी आप कभी जा रहे हैं, बहुत स्पीड से जा रहे हैं, कभी एक्सीडेंटली अगर आप एंगल्फ कर गए, उसे इंगेस्ट कर गए उस इन्फेक्टेड बीटल या इन्फेक्टेड फ्लीज को, गॉट इट, कभी कभी क्या होता है कि हवा के तेज झोंके के साथ ये बीटल्स या छोटे छोटे ये जो आपके फ्लीज रहते हैं ये मुंह के अंदर चले आते हैं। तो एक्सीडेंटली ऐसा होता है, बहुत रेयरली ऐसा होता है। तो ये इन्फेक्टेड बीटल्स या इन्फेक्टेड फ्लीज अगर आपने इंजेस्ट कर लिए तो ये आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। और वो इन्फेक्टेड फ्लीज या बीटल्स के पास क्या है, उसके एग्स उसमें मौजूद है, यानी कि वो जो सिस्टिक सर्कॉइड लार्वा है वो उसमें बना हुआ है। तो वो आपके जब इंटेस्टाइन पर पहुंचेगा, ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन पर पहुंचेगा, तो वहां पे जाके एडल्ट वॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो एडल्ट वॉर्म में कन्वर्ट होने पर फिर वो क्या करेगा, वहां पे इंटेस्टिनल ल्यूमेन को या इंटेस्टाइन्स को इन्फेक्ट करेगा। तो यहां से आपकी जो डायरेक्ट साइकिल है उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, यहां से आप डायरेक्ट साइकिल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट साइकिल के बाद फिर वही कि जो आपके एग्स हैं, जो एडल्ट वॉर्म है वो एग्स को रिलीज करेगा, वो एग्स आपके फिसिस के थ्रू पास आउट होंगे, पास आउट होकर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आएंगे, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आके या तो वो डायरेक्ट साइकिल के थ्रू अगेन साइकिल रिपीट होगी, या फिर उन एग्स को बीटल्स आपके ईट कर जाएंगे, तो फिर आपकी इनडायरेक्ट साइकिल रन करेगी। तो इन दो तरह से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आपका जो हाइमेनोलेपिस नाना है वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल सिम्टम्स की। क्लिनिकल सिम्टम्स में अगर लाइट इन्फेक्शन के केस में, अगर इन्फेक्शन बहुत कम है, लाइट इन्फेक्शन है यानी कि माइल्ड इन्फेक्शन अगर है, तो पेशेंट एसिम्टोमेटिक रहता है, यानी कि उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होंगे। हैवी इन्फेक्शन के केस में सिग्निफिकेंट इंटेस्टिनल इन्फ्लामेशन, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्जिया, यानी कि ऐसी बीमारी, एनोरेक्जिया के केस में क्या होता है कि वेट लॉस हो जाता है, यानी कुछ ऐसी फीलिंग आ जाती है, कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि मैं, अक्सर गर्ल्स में ये देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मोटा हो जाने, मोटापा बढ़ने के डर से वो लोग खाना खाना छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, वेट लॉस हो जाता है। तो एनोरेक्जिया की प्रॉब्लम हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, नोजिया, बेचैनी फील होना, वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमजोरी, और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, ठीक है। हैवी इन्फेक्शन के केस में ये सारे सिम्टम्स पेशेंट में डेवलप होते हैं। गॉट इट। और यंग चिल्ड्रन में अगर बात करें तो यंग चिल्ड्रन में हेडेक बहुत कॉमन है, और ईची बटक, यानी कि कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी डेवलप हो जाती हैं बॉडी में, जिसकी वजह से ईची बटक का मतलब है कि बॉटम में, यानी कि बटक वाली एरिया में, या तो एनस के अराउंड
या फिर पूरे बटक में ही आपका क्या होता है, ईची यानी कि खुजली लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो एक एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, एक एलर्जिक डिसऑर्डर वो हो सकता है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, डिफिकल्टी स्लीपिंग, सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, नींद ना आना, ठीक है। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स यंग चिल्ड्रन में डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह का इसका क्लिनिकल पिक्चर रहता है। फाइनली दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट में एक सिंगल डोज में दी जाती है एक ड्रग है प्रेजिक्वेंटल, एंटी पैरासिटिक ड्रग है प्रेजिक्वेंटल। तो इसका सिंगल डोज ही काफ़ी इफेक्टिव रहता है इसको ट्रीट करने के लिए। एक रिसर्च में ये देखा गया, 1980 में एक रिसर्च किया गया, तो उसमें देखा गया कि इसके सिंगल डोज जब इससे इन्फेक्टेड पेशेंट को दिया गया तो ये देखा गया कि एक सिंगल डोज ही इस पैरासाइट को यानी कि इसके एडल्ट वॉर्म्स को कंप्लीटली पैरालाइज कर देता है या उनको किल कर देता है। गॉट इट। तो प्रेजिक्वेंटल इज द ओनली ड्रग ऑफ चॉइस। गॉट इट। अगर सेकंड चॉइस की बात करें तो निक्लोसामाइड दिया जा सकता है, लेकिन प्रेजिक्वेंटल सबसे बेस्ट ड्रग है, इसके सिंगल डोज इसका दिया जाता है। प्रेजिक्वेंटल इज द बेस्ट ड्रग टू ट्रीट द इन्फेक्टेड पेशेंट्स। गॉट इट। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना